आज हम अपना एक नया एक्ट शुरू करने जा रहे हैं, दी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सबसे पहले मैं इस एक्ट के बारे में दो चार चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था, मतलब कि एक्ट क्यों लाया गया। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो ये था कि रेवेन्यू पर्पस के वास्ते ये एक्ट लाया गया था 1882 के टाइम। और सेकंड थिंग्स, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो उस टाइम मतलब प्रॉपर्टीज़ थी, मूवल इमूवल, तो उस समय उस प्रॉपर्टी को कैसे मतलब गवर्न किया जाए, ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, तो उस पर्पज़ के लिए एक्ट लाया गया था। तो और ये जो हमारा टीपीए ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है, ये हमारे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स दिए रखे हैं। टोटल हमारे जैसे कि 12 शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें ये शेड्यूल 7 में आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में आता है। और जो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई नहीं होता है। और टोटल इसमें बात करें सेक्शन की, तो 137 सेक्शन इसमें टोटल हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो चैप्टर्स की टोटल 8 चैप्टर हैं, राइट। और कुछ बातें जो हमारे ज़रूरी है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से। और ये जो टीपी एक्ट लाया गया था, ये इंग्लिश लॉ के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और ये रेगुलेट किया गया था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, राइट। और इससे पहले जो बिल लाया गया था टीपीए से पहले, उससे पहले टोटल 7 बिल आए हुए थे। और ये 8वें बिल पर डिपेंड बनाया गया, मतलब 8वें बिल के अनुसार ये एक्ट बनाया गया था। और ये थर्ड लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। और टीपीए से रिलेटेड जो पहला बिल ड्राफ्ट किया गया था, वो 1877 में ड्राफ्ट किया गया था। और अब हम इसके मीन्स प्रोविज़न पर आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है, ये 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ था। और इससे जो प्रेसिडेंशियल एक्सपेक्ट, मतलब उस समय जो गवर्नर होते थे, उनकी जो एसेंट मिली थी 17 फरवरी 1882 को मिली थी, राइट। तो हम शुरुआत करते हैं अपने एक्ट की। स्टार्ट है, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। इसमें जो वर्ड लिखा हो गया है एन एक्ट टू अमेंड, अमेंड को आप मार के लीजिए। ये जो एक्ट है टीपी एक्ट, ये एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है पूरा, पहली बात तो, ठीक है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, राइट। अब इसका प्रीएम्बल जो हम बात बताता है मैं, वेयर इट इज़ एक्सपेंडेड टू डिफाइन एन अमेंड, मतलब कि ये जो एक्ट है ये डिफाइन करता है और अमेंड करता है, बताता है कि मतलब क्या क्या प्रोविज़न होंगी, अमेंडमेंट के बारे में बताता है कि कैसे क्या चीज़ें अमेंड करके लाई गई हैं। सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टी, मीन्स कि ये जो पार्टीज़ है वो एक्ट के द्वारा क्या चीज़ें ट्रांसफ़र करती हैं एक दूसरे को, उसके बारे में बताता है। इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड एज ए फॉलो, जो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं वो ऐसे ही फॉलो होंगी। अब चैप्टर वन इसके प्रीलिमिनरी सेक्शन की बात करता है, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल इसकी बात करता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, ये इसे बोला जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहा जाएगा। और कमेंसमेंट मैंने आपको बता दिया 1 जुलाई 1882 को आया था। अब सेकंड थिंग्स में जो बात की गई एक्सटेंड, इसमें बात की गई, इट एक्सटेंड इन द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 1 नवंबर 1956 वर कंप्राइज्ड इन पार्ट बी स्टेट आर इन द स्टेट बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली। तो ये जो एक्सटेंड की बात करता है, जनरल, पहला देखो इसमें दो बातें कही हैं। एक तो ये जनरल प्रोविज़न की बात करता है कि ये एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन ऐड की गई, एक्सेप्ट द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 1 नवंबर 1956 वर कंप्रोमाइज इन द पार्ट बी। उसमें कुछ स्टेट थी, टोटल 8 स्टेट थी जो पार्ट बी में रखी गई थी। उन स्टेट के नाम से आप नोट कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहली स्टेट थी जो हैदराबाद, फिर जे.एन.के, मध्य भारत जिसे हम एमपी बोलते हैं, और मैसूर था। फिर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट जिसे हम पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जिसे हम पेप्सू के नाम से भी जानते हैं। फिर राजस्थान था। फिर सौराष्ट्र जिसे हम महाराष्ट्र बोलते हैं, और तिरुवनंतपुरम और कोची। ये 8 टोटल स्टेट थी जो पार्ट बी में थी। तो जनरल प्रोविजन ने कहता है कि ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होगा, लेकिन इसकी प्रोवाइजो बोलती है जो पार्ट बी में हम जो ने 8 स्टेट बता दी, उन पर ये अप्लाई नहीं होगा। और किन पर अप्लाई नहीं होगा? बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली, इन 3 स्टेटों पर भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जब ये एक्ट आया था तब की बात करते हैं। ये हो गया एक्सटेंड। और इसके बाद जो सेकंड पैरा बात करता है, बट दिस एक्ट आर एनी पार्ट देयर ऑफ मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट बी एक्सटेंड टू द होल आर एनी पार्ट ऑफ दिस टेरिटरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ भी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस पर्टिकुलर पार्ट या स्टेट में लागू करना, तो स्टेट गवर्नमेंट उसे लागू करवा सकती है। आगे इसके नेक्स्ट पेज पे थर्ड पैरा में जाते हैं, बात करते हैं, एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट
exempt either retrospectively or prospectively any part of the territories administered by such state government from all or any of the following provision, namely कौन से सेक्शन की बात करता है? सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड सेक्शन 359 107 एंड 123। ये पैरा ये बात करते हैं बेसिकली कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो एक्ट है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है इसको पूरी तरह रेट्रोस्पेक्टिवली एंड प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना चाहती है या फिर एग्जाम्प्ट करवाना चाहती है तो वो कर सकती है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और ये भी बात करता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि जो इस सेक्शन मेंशन किए गए कौन कौन से सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड सेक्शन 359 जो मोर्टगेज की बात करता है, 107 जो सेल डीड की बात करता है, 123 जो गिफ्ट डीड की बात करता है, कि ये जो सेक्शन जो इसमें दे रखे हैं पैरा थर्ड में उनको भी एग्जाम्प्ट कर सकती है। बिकॉज देखो ये पहली बात ये कहता है कि इन सेक्शन को भी एग्जाम्प्ट कर सकती है और दूसरा पूरे एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिवली भी एग्जाम्प्ट भी कर सकती है और पूरी तरह लागू भी करवा सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड सेक्शन 359 107 123 इनको भी क्या करवा सकती है? एग्जाम्प्ट कर सकती है। बिकॉज ये जो सेक्शन हम बात कर रहे हैं, जो हम बात करें 54 पैरा 2 359 107 123, ये सेक्शन जो रिलेट करते हैं सेल एंड ट्रांसफर विच आर कवर इन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो ऑलरेडी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में कवर करते हैं, इसलिए इनको भी एग्जाम्प्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, राइट। और उसके अगले नेक्स्ट पैरा में बात करते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन 54 पैराग्राफ्स 2 and 3 पैराग्राफ 2 and 3 एंड सेक्शन 59 107 एंड 123 वही जो सेक्शन ऊपर बात कर रहे थे शैल नॉट एक्सटेंड नहीं होंगे आर टू बी एक्सटेंडेड टू एनी डिस्ट्रिक्ट आर इन ट्रैक ऑफ द कंट्री फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्लूड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 908 अंडर द पावर कन्फर्ड बाय द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट एंड अदरवाइज। मीन्स के सेक्शन ही बेसिकली बात करता है कि जो ये सेक्शन मेंशन कर रखे हैं इसमें जो सेक्शन की बात कर रहा है 2 3 5 9 107 123 ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे, नॉट अप्लाई इन एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई नहीं होंगे, या फिर एनी ट्रैक्ट वेयर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट हैज़ नॉट अप्लाई, मतलब जहाँ पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है उस पार्ट में उस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर ये जो सेक्शन मेंशन है ये अप्लाई नहीं होंगे, राइट। आगे इसकी बात करते हैं सेक्शन 2 बात करता है रिपीलिंग एक्ट, ठीक है, रिपील की सेविंग क्लॉज की बात करता है। इसमें बोलता है 2 सब क्लॉज से बात करता है कि इन द टेरिटरी टू बात करता है इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, कहते हैं ये एक्ट जहाँ पे एक्सटेंड होता है फॉर द टाइम बीइंग इन द इनेक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल देयर टू नेक्स्ट, कहते हैं उस टाइम जब एक्ट इनेक्ट कर रहा था जो उस टाइम पे टेरिटरी थी शैल बी रिपील्ड, मतलब रिपील हो जाएगा, मतलब अगर इससे कोई चीज़ें इन्फ्लिक्ट में हैं तो वो रिपीट हो जाएंगी टू द एक्सटेंड देयर इन मेंशन, मतलब जो भी इस एक्ट में मेंशन होगा कि हाँ भी ये इस हद तक उसको रिपील कर देगा जो इस समय उस प्रोविजन रिलेट कर दी होंगी प्रॉपर्टीज मैटर से रिलेटेड। बट नथिंग हियर कंटेन शैल बी डीम टू इफेक्ट, लेकिन ये जो लिस्ट दे रखी है ए से लेके डी तक और इन पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। क्या क्या चीज़ें हैं क्लोज 1 में द प्रोविजन ऑफ एनी इनेक्टमेंट नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपीट, लेकिन अगर जिस चीज़ों को इस एक्ट ने इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने बोल दिया कि हाँ ये चीज़ रिपील नहीं होगी तो रिपील नहीं होगी। फर्स्ट सेकंड बी बात करता है एनी टर्म्स आर इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी which are consistent with the provision of this act and are allowed by the law for the time being in force। और सेकंड बी क्लॉज ही बात करता है कि अगर कोई इसमें कोई टर्म और इंसिडेंट जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो या फिर कोई प्रॉपर्टी से मैटर हो जो बनाया गया है अगर तो उस समय वो किसी एक्ट से गवर्न कर रहा होगा एंड आर अलाउड बाय द लॉ फॉर द टाइमिंग बीइंग फोर्स, अगर तो ये एक्ट उसको अलाउ कर देता है कि मतलब वो इससे इनकन्सिस्टेंट नहीं हो रहा है तो वो चीज़ें वैसे ही चलती रहेगी, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो ट्रांसफर हुई है उस दौरान अगर ये एक्ट अलाउ कर देता है। सेकंड थिंग थर्ड क्लोज सी बात करता है एनी राइट आर लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द लीगल रिलेशन कॉन्स्टिट्यूट बिफोर दिस एक्ट कम्स इनटू फोर्स आर एनी लीव इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट आर लाइबिलिटी, कहता है अगर इस एक्ट के आने से पहले 1882 से पहले अगर कोई राइट एंड लाइबिलिटी उस समय अगर क्रिएट की गई हुई थी, ठीक है, एग्जिस्ट में थी तो उन पर भी ये इफेक्ट नहीं डालेगा, उन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एक्ट का। आगे डी क्लोज बात करता है सेव एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 57 जो बात करता है एंड चैप्टर 4th of this act any transfer by the operation of law or by in execution of decree or court of or order of the court और competent jurisdiction। ये जो क्लोज डी की बात कर रहा है ये कहता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है किसी एक्ट किसी लॉ में, ठीक है, और ये टीपीए के दौरान, ठीक है, तो कोर्ट के अंदर मतलब कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट राइज होता है टीपीए और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है या फिर कोई टीपीए में वो प्रोविजन लिखी है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है तो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो प्रिवेल करेगा, राइट। ये डी में बात किया। उसके बाद एक नया लास्ट पैरा इसी क्लोज में है सेक्शन 2 में है एंड नथिंग इन दिस
सेकंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ। ये इसको आप ई करके लिख लीजिए, जैसे पहले 4D तक लिखे थे हमने, उसको आप ई करके भी लिख सकते हैं। और इसमें ये बात ये कह रहा है, बेसिकली कहता है कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है ये मोहम्मदन लॉ पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन अगर कोई प्रोविज़न मोहम्मदन लॉ से कंसिस्टेंट में है, मतलब उससे मैच खा रही है, उन पर कोई इनका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है नहीं, अल्टरनेटिव इफेक्ट कोई नहीं पड़ रहा है, तो मोहम्मदन लॉ पे भी टीपीए की प्रोविज़न अप्लाई होंगी। ये सेक्शन 2 का लास्ट जो पैरा है वो बात कर रहा है, राइट। आप इसे ई करके भी मार्क कर सकते हो। टोटल इसमें मतलब सेक्शन 2 में ABCDE आपको मोहम्मदन लॉ से आप उससे मेंशन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो आगे के हम जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और आगे फर्दर वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।